नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चूचू की गप्पों में आज आपसे बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर प्रशांत भारती हैं। डॉक्टर प्रशांत भारती देश के जाने-माने जो आँखों के चिकित्सक हैं, उनमें आप शामिल हैं। एक बहुत ही बेहतरीन नाम, आपके हाथों में एक जादू है, आप जो सर्जरीज़ करते हैं वो अधिकतर सफल होती हैं, ऐसा आपके पेशेंट्स का मानना है। आप पहले दिल्ली में थे, आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में काम किया, फिर इसके बाद आपने अपना खुद का सेटअप इंदौर में सत्य साई चौराहा पर सुप्रभात हेल्थ केयर के नाम से शुरू किया और आप एक बहुत ही जाने माने और एक होशियार किस्म के डॉक्टर हैं। आज चूं चूं की गप्पों में आप हमारे साथ आए हैं हमारे दर्शकों की जो आंखों से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो उनके जवाब आप देंगे। डॉक्टर प्रशांत भारतीय, चूं चूं की गप्पों में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो डॉक्टर प्रशांत, आपसे पहला सवाल कि मौसम के बदलते ही जैसे ही वो गर्मी आती है तो लोगों को चिंता होने लगती है कि अब लू लपट चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, हम अपनी आंखों को कैसे बचाएं? सबसे पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, धूप और लू सबसे ज्यादा बाहर आउटडोर लगती है, दिन में लगती है। जो टू व्हीलर पे हैं उनका मेरा सजेशन है कि हेलमेट और हेलमेट का ढक्कन बंद करके अगर अपन गाड़ी चलाएं तो काफी बचाव हो सकता है, क्योंकि गर्म हवा जो तेजी से आती है, धूप तो लगी रही है, साथ में जो हवा जो गर्म है वो जो तेज गति से अपनी आंख में लगती है, वो हम अगर किसी तरह रोक लें तो काफी, और उसके साथ धूल गंदगी जो जा रही है वो सब चीजें अगर अपन ने रोक ली तो काफी अच्छी काफी अच्छा बचाव हो सकता है। तो नंबर वन हेलमेट है। नंबर टू, अगर आप बाहर से मैंने सड़क पे हैं, पैदल हैं या कार में हैं, तो आप एक अच्छा काला चश्मा जो चारों काफी वाइड हो, अगर वो लगाएं, उसमें अगर आप ऑप्टिशियन से बात करके यूवी प्रोटेक्शन लें, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन रखें, तो वो अपने लिए काफी कारगर रहेगा। ये नंबर वन बचाव सबसे बढ़िया। डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल जो सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज आया जब मैंने कहा कि आज मैं डॉक्टर के आंखों के डॉक्टर से बात करूंगा, तो मैंने अपने कुछ लोगों से सवाल पूछे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, जो दो तीन सवाल जो बहुत कॉमन है, जिन्हें बहुत सारी मात्रा में आए भी हैं, कि जब से आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, 25-30 साल से प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो और जब में और अब में आप आंखों में क्या अंतर देखते हैं लोगों के? क्योंकि अब जो स्क्रीन टाइम है लोगों का, वो कई गुना ज्यादा हो गया। सोशल मीडिया है, रील है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लोग अब ज्यादा देखते हैं। तो इन 25-30 सालों में जो आपका सफर रहा आंखों के डॉक्टर के रूप में, उसमें आप आंखों में क्या अंतर देखते हैं? इन 25 सालों में ऐसा हुआ जो पिछले, मैं कहूँगा कि इंसान की जो हमारी जो एवोल्यूशन है, उस एवोल्यूशन में बहुत जो मेजर चेंज आया शायद इस 20-25 साल में आ गया। हम जब वो थे हंटर गैदरर थे, मैंने जब हम शिकार पे जाते थे और बाहर से फूल पौधे और फल चुन के लाते थे, तब जब हमारी दिनचर्या हुआ करती थी, और जो आज जो दिनचर्या हो गई है, मैं कहूँगा कि पिछले 25 साल में भी वो भी बदल गई है। हमारी विजुअल रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं। हमको बहुत बारीक भी देखना है, हमको बीच का कंप्यूटर भी देखना है, हमको दूर की टीवी भी देखनी है, हमको हर प्रकार की चीज देखनी है, और स्क्रीन के आ जाने से हर चीज को बारीकी से और साफ रूप से देखने की जरूरत बढ़ गई है। तो हर उम्र में मैं कहूंगा कि बहुत छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति जो घर में बैठा है सिर्फ मोबाइल देख रहा है, उसको सबको आज की तारीख में चश्मे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। तो ये पिछले 25 साल में ये चेंज आ गया कि जो चश्मे की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि चश्मे के नंबर बढ़ गए, चश्मे के नंबर स्क्रीन देखने से और ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा अभी कहना मुश्किल है, ये साइंस और बताएगा आगे जाके। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई कि हर किसी को पास का चीज़ देखने की ज़रूरत है। पहले भी थी, पहले का कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी किताब पढ़ ली, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, लेकिन अभी उस मोबाइल में बारीकी से क्या आ रहा है वो हर किसी को देखना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, उसको अपना होमवर्क देखना है, या बैठ के अपनी इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, या आगे जो कम उम्र के लोग हैं उनको अपने रेज्यूमे बनाने हैं, उनको जो भी काम है आज की तारीख में सब मोबाइल पे हो गए हैं या कंप्यूटर पे हो गए हैं। तो काम अब इतना बढ़ गया है आंखों का कि उनको सही तरीके से देखना, सही दिखना और
कंफर्टेबली देखना भी, क्योंकि लंबे समय तक लोगों को उस पर करना है, तो वो चीजें, वो रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ गई हैं, तो उसको डॉक्टर मैच प्रशांत, करना। एक सवाल जो और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आया है कि मेरा बेटा दिन भर मोबाइल देखता है, लैपटॉप पर स्कूल के काम करता है, इसके अलावा कार्टून देखता है, क्या मेरे बच्चे की आंख को खतरा है? हाँ, अब भगवान ने हमको शायद ये सब काम करने के लिए बनाया नहीं है, शायद, या बनाया नहीं था। भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इंसान कंप्यूटर बना लेगा और मोबाइल बना लेगा और ये सब काम करेगा। तो अब हमको ही सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस तरह के काम करने में हमारा क्या, मैंने हमको कैसे इसके साथ तालमेल बिठाना है। अब बच्चा, पहले तो मुझे नहीं लगता कि 25 साल पहले बच्चों को इतना स्क्रीन कोई मिलता रहा होगा कि वो दिन भर उसी में ही देखते रहे होंगे। वो बाहर भी खेलते थे, साइकिल पे जाते थे बाहर, बाहर दादा दादी की कहानियां भी सुनते थे। अब तो सब कुछ सब स्क्रीन पे ही है वो सब। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई दादा दादी अब बैठ के कोई कहानी सुनाए तो कोई बच्चा बैठ के सुने भी, जब तक उसको मोबाइल पे उसके साथ ऑडियो वीडियो सब ना मिले। तो बच्चों के लिए खासकर उनको कुछ कहना और उनको रोकना और उनको टोकना, उनको सिखाना कि कैसे अपने को स्क्रीन को यूज करना, ये शायद एक गलत तरीका होगा मेरे हिसाब से। हमको हमें सीखना पड़ेगा कि हमको बच्चों को कितना एक्सपोजर कैसे करना है, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे देखनी है, उनके पास ये स्क्रीन कैसे मिले, उनको कितना मिले और किस समय पे मिले और वो किस प्रकार से यूज कर पाए, ये हमको इंटेलिजेंटली सीखना होगा और हमको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली हार्मफुल है। बच्चों के लिए ये एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं पाते, उससे उनसे अगर लेते हैं तो उनको फिर बिहेवियरल इश्यूज होने लगते हैं। आंखों पे भी इसका नुकसान बहुत तगड़ा होता है। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि कुछ हाइजीनिक तरीके से इसको यूज किया जाए। इसको वर्ड हाइजीनिक यूज करूंगा। हाइजीनिक यानी कि उसको सही तरीके से कैसे यूज करें। तो बच्चों को सुपरवाइज तरीके से ही चीज देना है, उनको क्या काम है वो समझ के उनको उस काम के लिए दिया जाए और उसके बाद उस काम को मॉनिटर करें हम कि काम हो गया क्या, और उसको अपन ले लें। अपने को पता है कि कितने देर का काम है, तो उस देर के काम को उससे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, नंबर एक। नंबर दो, हमको हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रिस्पेक्ट करना है। हमारी जो दिन में जो लाइट का एक्सपोजर हुआ करता था पहले, और रात में लाइट का एक्सपोजर नहीं हुआ करता था, जब हम शायद आदि मानव थे, और इवन मैं कहूँगा 100 साल पहले भी ऐसे ही कुछ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर रात को नहीं होता था। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे जो छोटी सी स्क्रीन है उससे इतना लाइट निकलता है जितना एक चिलचिलाती धूप में खड़े होने वाले व्यक्ति को आंख में पड़ती है, उतना लाइट उसको पड़ रहा है। और ये हमको रात को भी अगर पड़े तो ये हमारे ब्रेन में हार्मोनल चेंजेस अलग तरीके से क्रिएट करता है। वो ब्रेन को पता नहीं चलने देता कि ये रात हो गई है, ऐसा लगता है उसको अभी भी दिन है। तो ये जो है, ये जो इफेक्ट हो रहा है, ये ना सिर्फ आंखों में बल्कि पूरे शरीर में, साइकोलॉजी पे सब दूर इकट्ठा हो रहा है बच्चों में। तो और उसको बिना रोक। कुछ हाइजीनिक बातें आप बता सकते हैं क्या? क्या बच्चे को लैपटॉप या फोन यूज करना ही है तो उसको किस तरह से करें? क्या कोई इसके लिए दूरी तय है या लाइट तय है या कोई चश्मा लगा बिल्कुल, सकते हैं जी। उसके लिए सबसे पहला तो उसको ये तय करें कि इसको सनसेट के पहले कर लें। जो मैं बात बोल रहा था कि अपने को बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट करना है, उसका हम्म। तात्पर्य ये है कि हमको बच्चों को अगर मोबाइल और लैपटॉप देना है तो अपने को ऐसा कुछ ट्रेन करना पड़ेगा, या अपने को ऐसा अलाइन करना पड़ेगा अवेलेबिलिटी को, कि बच्चों को ये दिन में मिले, ये रात को ना मिले, ये रात को ना मिले। दूसरा, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड रहे, ड्यूरेशन लिमिटेड रहने एट ए स्ट्रेच। अगर छोटी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन का मतलब अगर मोबाइल है तो वो हार्डली 10 मिनट हो, हार्डली 10 मिनट है ना। और बड़ी स्क्रीन जैसे कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसमें हम 30 to 40 मिनट्स एट ए स्ट्रेच कर सकते हैं। आज की तारीख में होमवर्क्स मिलते हैं, बच्चे 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी। वो चीज़ थोड़ा सा हमको मॉनिटर करना पड़ेगी, किसी तरह देखना पड़ेगा कि भाई आपका काम कितना है और कितना समय चाहिए, और ये समय आपको सनसेट के पहले करना है। ये हम अगर किसी तरह ला पाए, इवन स्कूल कॉलेजेस में भी अगर ऐसा कुछ होए कि हमारा जो भी स्क्रीन टाइम है वो
लिमिट हो सके सनसेट के पहले, और उसके बाद फिर किताबों से, कागजों से, जैसा भी अपना को करना है वो कर सके। ये मुझे ऐसा लगता है कि अपने को करना चाहिए। ये दो प्रश्न थे, मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो सवाल है वो शायद मुझे लगता है कि इन्हीं में से निकलेगा। अगला सवाल लोगों ने पूछा कि इस समय सबसे ज्यादा चैलेंजेस आंखों की में क्या है, देख रहे हैं आप डॉक्टर के रूप में? वर्तमान में कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा आ रही हैं आंखों की? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो आ रही हैं, अगर मैं उम्र के हिसाब से कहूँ तो नंबर एक बच्चों में आंखों की एलर्जी है। ये एलर्जी जो है आंखों में खुजली करती है, इरिटेशन करती है, और आगे जाके जो हमारा जो सामने का जो कांच है, आंख के सामने जो कांच, आंख का जो सामने वाला कांच का हिस्सा जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसका शेप बिगाड़ देती है। बच्चों में ये पुतलियां काफ़ी, ये कॉर्नियाज काफ़ी लचीली होती हैं, और हमको ये देखने में आ रहा है कि इस प्रकार की बीमारी जिसमें सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं, जिसमें आँख में, वो काफ़ी बढ़ रही है। इसको अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है केरेटोकोनस। ये केरेटोकोनस बीमारी जो जब हम 25 साल पहले जब हम पढ़ते थे, या 30 साल पहले जब हम पढ़ते थे, तब हम बोलते थे कि हाँ ये भी एक बीमारी है, और वंस इन ए वाइल हमको दिखती थी। आज की तारीख में इतनी कॉमन हो गई है कि हर आँख के डॉक्टर के पास महीने में कम से कम 4-5, या किसी किसी के पास ज़्यादा भी आ रही हैं। और ये एक तरह से एक एपिडेमिक बन गया है, जो कि अभी पब्लिक में नहीं है, शायद पब्लिक में पता नहीं है शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम अवेयर करें कि अगर आपका बच्चा आँख को खुजा रहा है, या उसको सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, और उसको एलर्जीज रहती हैं, तो उसको एक आई चेकअप के दौरान जो आँख का डॉक्टर है वो इस चीज़ को देखेगा कि इसको कहीं सिलिंड्रिकल नंबर्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, उनको और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एलर्जीज कैसे दबाना है। ये सब चीज़ें एक आँख के डॉक्टर को बच्चे में देखना ही, तो ये बच्चे के लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर एम्फोसाइज की जाए पेरेंट्स में, तो एक बहुत मेजर बीमारी से बचा जा सकता है, जो कि अभी काफ़ी बढ़ रही है। डॉक्टर प्रशांत, बच्चों को लेके एक सवाल और पूछा गया है कि अगर हमारा छोटा बच्चा है तो हमें कैसे पता करें कि उसकी आंख कमजोर हो गई है, उसको डॉक्टर के पास दिखाना है? कई बार तो आँख के डॉक्टर को भी पता करना मुश्किल रहता है कि बच्चे की आँख कमज़ोर है, क्योंकि बच्चा बताएगा नहीं, अगर काफ़ी छोटा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके कुछ तरीके होते हैं हमको समझने के लिए। तो कायदे से बच्चे को 3 से 5 साल की उम्र में एक बार बच्चे आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और 5 साल के ऊपर के बच्चे को हर गर्मी के छुट्टी में एक बार आँख चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरे हिसाब से 10 में से 4 बच्चों में 10 में से 4 बच्चों में कुछ ना कुछ चश्मे के नंबर निकलेंगे, जिनको सही करने से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, उनको स्ट्रेन बेहतर होगा, उनके इवन साइकोलॉजिकली उनको फ़ायदा होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है सालाना अगर चेक कराएं तो अच्छा रहेगा। 3 साल से छोटे बच्चे में कभी-कभी अगर आपको लगता है कि बच्चे में तिरछापन दिख रहा है, फोटोज में दोनों आंखें अलाइंड नहीं दिख रही हैं, तो वो एक चीज़ है जिसके लिए आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चा अगर काफ़ी खुजा रहा है, तो ये नंबर 1 चीज़ है जिसको अगर हम ये बात स्प्रेड कर सकें इस चैनल के माध्यम से, कि अगर बच्चा आँख को बार-बार मसल रहा है, तो ये चीज़ अगर हम रोक सकें और इसको ट्रीट कर सकें, तो काफ़ी सारी समस्याएँ कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो एक बात कही वो मैं शायद सुन नहीं पाया, या ये बात इतनी खतरनाक है मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा कि अगर 10 बच्चों को लाया जाए रूटीन चेकअप के लिए तो 10 में से 4 बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। चश्मे के नंबर तो नॉर्मली ज़माने पहले से 40% लोगों को रहे हैं। 40% अगर हम जनरल पॉपुलेशन को अगर रैंडमली स्क्रीन करें, तो 40% लोग, ये एक नंबर है, ये एक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चश्मे के नंबर है। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बहुत हाई नंबर नहीं कहलाता। ये किसकी कितनी रिक्वायर, अब क्या हो गया कि ये 40% में अब 100% लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना। पहले हर किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हुआ करती थी। बच्चों में भी पास की नज़र अगर साफ है और दूर की नज़र थोड़ी सी धुंधली है, तो भी बच्चों के काम चल जाते थे। लेकिन अब एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरी 100% चाहिए आपको, और पूरा देखना है, तो ऑब्वियसली आपको उसको फुल उसकी विजन का पोटेंशियल पूरा लाना पड़ेगा। अगर विजुअल, इग्नोर हो जाए इस एज पे तो क्या हो सकता है? अगर आप बच्चे को नहीं ले जा पाए डॉक्टर के पास समय से, क्या ये नंबर में हाँ, इजाफा होता है? अगर हम
चश्मे के नंबर सही समय पे नहीं देते हैं, तो बच्चों में अगर हम जैसे 5 या 6 साल की उम्र के पहले अगर हमने नहीं दिया, तो एक पॉसिबिलिटी होती कि हम उसको अगर 8-10 साल की उम्र में वो नंबर दें जो उसको 4-5 साल में लग जाना चाहिए था, तो एक ये पॉसिबिलिटी होती कि उसकी पूरी नज़र की पोटेंशियल वो डेवलप ना कर पाए। ये एक इश्यू हो सकता है। चश्मा लगाने से या नहीं लगाने से दोनों ही केस में नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, ऐसा कोई ये मिथ है, ये भ्रांति है। ऐसा उससे नहीं होता है। चश्मा लगाने से बच्चे को साफ दिखता है, उसको स्ट्रेन कम रहता है, उसके चश्मे के फायदे मिलते हैं। और चश्मा सही वक्त पे यानी सही उम्र में अगर लग जाए तो उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहती है। जो जो बात आपने बच्चों के लिए कही, वो एडल्ट के लिए भी सही होगी कि एडल्ट को किस एज में एक बार डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, आंखों के डॉक्टर के 18 पास? साल की उम्र पे आते आते बच्चे के जो विजुअल पोटेंशियल है या विजुअल परफॉर्मेंस है, उसमें अगर आपको कुछ इशू दिखा है तो आप माँ बाप उसको बच्चे को दिखा ही लेते हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। कुछ जगह पे नहीं दिखा पाते, लेकिन जब बच्चा कॉलेज में जाए या जैसे 18 से 20-22 साल की उम्र में यूजुअली कॉलेजेस आजकल एक मेडिकल चेकअप करा ही रहे हैं। तो उस समय वो एक अच्छा समय है, जैसे स्कूल की एंट्री पे एक अच्छा समय है, कॉलेज के एंट्री पे एक अच्छा समय है। फिर आजकल एम्प्लॉयमेंट में भी लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी एक फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आई चेकअप हो जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई नंबर निकलता है तो एक सालाना चेकअप वाजिब है। अगर नंबर नहीं है तो 2-3 साल में एक बार चल सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर दिखाएं, ऐसा रहता है। और 40 साल की उम्र के बाद शायद आपको सालाना फिर से कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, छोटे-छोटे गाँव में रहते हैं, वो इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाएँ कि उनकी आँख अब कमज़ोर हो गई है और आँखों के डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए? वही लोग ये तो कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, कुछ परेशानी है, लेकिन हर जगह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आँखों के डॉक्टर नहीं होते छोटे शहरों में या कस्बों में। तो किस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि उनकी आँखों में परेशानी है, उन्हें आँखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर चश्मे के नंबर की बात करें, तो जो काम वो करते हैं उसको उनके समकक्ष जो दूसरा उनका जो साथी है, अगर वो बेहतर तरीके से देख पा रहा है या कर पा रहा है और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक चश्मे का नंबर निकलवाना चाहिए। चश्मे का नंबर निकलवाना आजकल बहुत आसान है। चश्मे वाले मेरे ख्याल से गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, और वो एक बहुत बढ़िया उपाय है। और चश्मे वाले को अगर कुछ चश्मे के अलावा कुछ उसको लगता है कि भाई चश्मा देने के बाद भी व्यक्ति की नज़र साफ नहीं है या उसको कोई और प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि आँख लाल है या आँख में कोई निशान दिख रहा है, तो वो ऑब्वियसली गाइड करेगा, या मरीज़ भी ये तय कर सकता है कि नहीं, अब मुझे जाके दिखाना चाहिए आँख के डॉक्टर। डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल मेरी पत्नी ने पूछा है बहुत ध्यान से, कि जरूर पूछ लेना। क्या रात में लाइट बंद होने के बाद जो लोग मोबाइल देखते हैं, उससे क्या आंखों पर असर होता है? हाँ, इसका जवाब मैंने शुरू में बहुत विस्तार पूर्वक एक बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हाँ। बताई है। जो लाइट जो एक फोकस्ड लाइट जो अपनी आँख में पड़ता है, वो हम्म। काफ़ी नुकसानदायक होता है। हम्म। ये हमारी आँखों के साथ-साथ ब्रेन को भी बहुत नुकसान देता है। तो ये काम तो कतई नहीं करना चाहिए कि हमको अंधेरे कमरे में बैठ के मोबाइल को देखना है। हम्म। हमें तो लाइट का जो एम्बिएंट लाइट करीब-करीब उतना ही होना चाहिए जितना स्क्रीन का लाइट है। उसका बैकग्राउंड उतना ब्राइट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आंखों की जो हेल्थ है, वो आपकी डाइट पर भी निर्भर करती है? क्या कुछ ऐसे फल है, ऐसी कोई डाइट है जिसे खाने से आंखें की रोशनी तेज होती हो? आँख अपने बॉडी का पार्ट है, तो हमारी बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी आँखों के लिए भी ज़रूरी हैं। हम्म। पहले हम बोलते थे विटामिन ए सबसे ज़रूरी है। हम्म। आज की तारीख में मैं कहूँगा कि विटामिन डी 3 ये एक ऐसा विटामिन है जो देखा गया है कि इसकी कमी बच्चों में आँख के चश्मे के नंबर, केरेटोकोनस, एलर्जी, इन सब चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। हम्म। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ते-बढ़ते हमारे पर्दे पे जो लाइट के थपेड़े पड़ते हैं, उसका नुकसान कम करने के लिए हमको मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमको एक वेल बैलेंस्ड डाइट में मिल जाना चाहिए कायदे से। हम्म। लेकिन आजकल की डाइट शुरुआत में काफ़ी फैट ओरिएंटेड रहती है, और बाद में फिर जब हम कटिंग डाइट पे आ जाते हैं कि भाई अब हमको किसी तरह उम्र बढ़ गई है तो अब हमको कम करना है, तो सब कम कर देते हैं।
ये दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों में एक बैलेंस्ड डाइट बनाना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इवन मैं कहूँगा कि जो फिश रिलेटेड चीज़ें हैं या फिश लिवर ऑयल है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो उसके लिए ये जो फिश लिवर ऑयल है ये काफ़ी मददगार है। इसमें विटामिन D3 भी होता है और दूसरे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो अपने को आँख के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक बैलेंस डाइट मैं कहूँगा, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर कुछ कमी लगती है तो उसको रिप्लेस किया जाए। डॉक्टर साहब आखिरी में 2-3 बातें आप ये बताइए जो नहीं करना, जिससे आंखों की रोशनी पर खराब असर होता है। बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना, हम्म। नंबर 1। नंबर 2, रात को कोशिश करके अपनी मोबाइल यूज़ या स्क्रीन यूज़ थोड़ा लिमिटेड रखना। जब हम धूप में जाते हैं, स्पेशली अगर कुछ जगह जहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि जब हम स्नो फील्ड्स में गए, फॉर एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा हूँ, हर कोई हमेशा स्नो फील्ड में नहीं रहता है, लेकिन अगर आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी है तो एक अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव चश्मा बहुत काम की चीज़ है, जो लॉन्ग टर्म पर्दे पे नुकसान कम करता है, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम करता है। ये 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा कि ये चीज़ करें, और एक बैलेंस डाइट खाएं। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए जो मेरी बहुत इच्छा थी आपसे पूछने की। जो लोग कहते हैं कि तुम मेरी आंखों में बस जाती हो जब प्रेम व्रेम होता है, तो आंखों में कोई ऐसी जगह होती है क्या जहाँ प्रेमिकाएं बस जाती हैं? हाँ, आँख तो हमारे दिल और दिमाग की खिड़की है, तो कहीं ना कहीं तो जाती होगी। तो उसमें कोई विंडो विंडो है क्या, कोई रूम वूम है जहाँ आके प्रेमिकाएं रहने लगती हैं? विंडो तो है, लेकिन जाता कहाँ है ये मुझे नहीं पता। डॉक्टर प्रशांत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे हजारों दर्शक जो आपका इस शो को देखेंगे, और बहुत सारे दर्शकों ने जो बच्चों को लेके, हमें लगता है शायद ज्यादातर मां लोग थी जिन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे थे जिनके जवाब आपने विस्तार से दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूं चूं की गप्पों को जो दर्शक देख रहे हैं, उनकी जो शंकाएं थी, कुशंकाएं थी, वो आपके जवाब से ठीक हुई होंगी। और आपके स्वस्थ भविष्य के लिए मंगल कामनाएं, और आप हमारे साथ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू।